अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफ़ियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, जिस तरह कि हमने कल डिस्कस किया था सीएमकेपी को और कि उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाए जाने का इम्कान है नवंबर में, लेकिन बैरिस्टर गौहर की जानिब से इस बात की तरदीद की गई थी। लेकिन सहाफ़ी फ़हीम अख्तर मलिक जो हैं, वो अभी भी अपनी खबर पर कायम हैं। कहते हैं कि अगर खबर झूठी निकले तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर लें। लेकिन पीटीआई तो बदस्तूर अभी तक इस चीज़ को डिक्लाइन कर रही है, इस बात की तरदीद कर रही है। तो क्या वजह है? ये खबर फ़हीम ने भी दी और फिर महर शराफत, जो इमरान रियाज खान के मतलब दस्ते रास्त हैं, उन्होंने भी दी। और आपको पता है, महर शराफत और गंडापुर के दरमियान गालम गलूच की एक ऑडियो लीक हो चुकी है और महर शराफत और उनकी जो है लड़ाई सबके सामने है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो खबर है फैलाई तो इमरान रियाज खान ग्रुप की जानिब से गंडापुर के ख़िलाफ़ जा रही है। और वो ये खबर फैला रहे हैं कि गंडापुर ने कहा है कि हमारे 22 से ज़्यादा मुझे इस्टेब्लिशमेंट लाई हुई है और 22 से ज़्यादा लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट दिए हुए हैं। ये जो प्रोपेगेंडा है या ये जो खबर है, ये इमरान रियाज खान का जो ग्रुप है पीटीआई में, वो फैला रहा है। आज बैरिस्टर गौहर ने इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। और उन्होंने कहा है कि जी आखिरी मीटिंग जो थी वो 1 सितंबर को हुई थी। और और मैं आपको उसका बता देता हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा है। बैरिस्टर गौहर साहब का ये मौक़िफ़ है कि जो आखिरी मीटिंग है वो उन्होंने प्रिज़ाइड की और उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई। और जबकि महर शराफत ये कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर झूठ बोल रहे हैं, वो कुरान उठा कर के ये बात करने को तैयार हैं कि मैंने जो है वो गंडापुर कह रहा है कि मेरे 22 एमपीए जो बिक चुके हैं और मुझे इस्टेब्लिशमेंट लाई है। अब ये किदा कुरान सच्चा है, किदा कुरान झूठा है, किदी वजाहत सच्ची है, किदी वजाहत झूठी है, ये हमें नहीं पता। दोनों का पीटीआई का अंदरूनी मामला है और दोनों पीटीआई के वॉरलॉर्ड्स हैं। गंडापुर ने एक वीडियो भी जारी की, हमने कल डिस्कस की कि इमरान खान को कोई माइनस नहीं करना चाहता, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अलीमा खान ग्रुप है पीटीआई का सोशल मीडिया का, वो इस वक्त गंडापुर के ख़िलाफ़। अब हम तमाम लड़ाई को एक तरफ रख देते हैं और सवाल ये है कि क्या 22 जो एमपीएज हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में हैं या नहीं हैं? क्या उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट्स को एफिडेविट दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं? देखिए, इसका बहुत आसान लिटमस टेस्ट है। अगर पीटीआई के 22 एमपीए टूटे ना होते तो पीटीआई को सेनेट के इलेक्शन में 2 सीटें कम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ऑपोजिशन के साथ फिक्स मैच खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो फिक्स मैच ये ज़ाहिर करता था कि पीटीआई को पता है कि हमारे 22 एमपीए टूट चुके हैं। ऑपोजिशन का ये दावा या पीडीएम का ये दावा दुरुस्त है कि उनके पास 22 वोट हैं, लिहाजा वो ज़्यादा सीटें जीत सकती हैं। लिहाजा पीटीआई ने सेनेट इलेक्शंस में अपनी सीटें कंसीड की क्योंकि उनको पता था उनके एमपीए जो हैं वो टर्न कोट हो चुके हैं, वो लोटे हो चुके हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा चुके हैं। लिहाजा अगर ऐसा ना होता तो पीटीआई अपने पूरी सीटों पे इलेक्शन लड़ लेती, जीत जाती। तो इसका मतलब है पीटीआई केपी में टूट फूट मौजूद है। गंडापुर ने कुछ एमपीए अपने साथ जोड़े हुए हैं जो गंडापुर के साथ हैं, कुछ एमपीए बाबर सलीम स्वाति के साथ हैं, कुछ एमपीए एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं और ये मुख्तलिफ धड़ों में पीटीआई केपी जो है वो तकसीम है। और अब इसके अंदर गंडापुर को हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता, असल सवाल ये है। पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि गंडापुर को हटा दिया जाए और वो आप समझें इमरान खान पर दबाव डाल रहा है कि वो गंडापुर को हटाए। वो एक राय आमा हमवार कर रहा है पीटीआई का सोशल मीडिया के गंडापुर को हटाने के लिए राय आमा हमवार किया जाए और एक सोशल मीडिया का प्रेशर बनाया जाए। और इमरान खान फिर जब ये फैसला करें तो इस फैसले को एक अवामी तायद। अब ये कैलकुलेशन इमरान खान ने करनी है, पीटीआई के सोशल मीडिया ने तो करनी नहीं। आपको कौन नज़र आ रहा है अगला उम्मीदवार, कौन उनको रिप्लेस कर सकता है? देखें, गंडापुर के बाद जो भी वज़ीर आला आएगा वो पीटीआई इमरान खान का नहीं होगा। ये जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में अगला वज़ीर आला आया खालिद, वो पीटीआई का तो था लेकिन इमरान खान का नहीं था।
आज़ाद कश्मीर में नया वज़ीर आज़म आया तो वो पीटीआई का तो था लेकिन इमरान खान का नहीं था। तो अब क्या केपी में अगर वज़ीर आला को तब्दील किया जाता है तो क्या अगला वज़ीर आला इमरान खान का होगा या पीटीआई का होगा लेकिन इमरान खान का नहीं होगा, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है, जैसे आज़ाद कश्मीर में हुआ है। एक ये सिनेरियो है। दूसरा ये है कि क्या इमरान खान केपी की असेंबली तोड़ने का हुक्म दे सकते हैं गंडापुर को? अगर इमरान खान केपी की असेंबली तोड़ने का हुक्म देंगे गंडापुर को, मुझे लगता है उससे पहले अदम एतमाद आ जाएगी पीडीएम की तरफ से। मतलब आप समझें कि जो केपी की अपोजिशन है वो अदम एतमाद पेश करेगी और केपी के जो असेंबली मेंबर्स हैं वो असेंबली बचाने के लिए मुतहरक हो जाएंगे। फिर वहाँ एक ग्रुप निकलेगा जो ये कहेगा कि हम असेंबली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, असेंबली बचनी ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ग्रुप जो है वो अदम एतमाद को कामयाब करके एक ऐसा वज़ीर आला ले आएगा पीटीआई का, जो होगा पीटीआई का लेकिन इमरान खान का नहीं होगा। अब ये खेल इमरान खान ने खेलना है या नहीं खेलना, इस शतरंज के इस खेल की पहली चाल इमरान खान चलेगा कि वो गंडापुर को हटाना चाहता है या नहीं, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कंफर्टेबल है गंडापुर के साथ। अगर इमरान खान गंडापुर को हटाने की कोशिश करेगा तो एस्टेब्लिशमेंट अपनी चाल चलेगी। अगर इमरान खान गंडापुर को हटाने की कोई कोशिश नहीं करता या उसको असेंबली तोड़ने का नहीं कहता, उसको इस्तीफ़ा देने का नहीं कहता, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट इसी सिस्टम को ऐसे चलाएगी। ये दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास बंदे मौजूद हैं, केपी असेंबली में बहुत कैंडिडेट्स पूरे हैं, हाँ नंबर पूरे हैं, जब ज़रूरत होगी तब जाहिर कर दिए जाएंगे। तो मुज़म्मिल साहब, एक मज़मून शाया हुआ है, एक रिपोर्ट लीक हुई है, उससे मुतालिक आपसे जानना चाहूँगी। ड्रॉप साइट ने एक मज़मून शाया किया है कि जिसमें बताया गया है कि कॉमनवेल्थ और यूरोपीय यूनियन ने जो पाकिस्तान में फरवरी में इलेक्शन हुए थे उससे मुतालिक जो रिपोर्ट थी उसको शाया नहीं किया था ताकि जो रैगिंग हुई है उसको छुपाया जा सके, और इस मज़मून के साथ उन्होंने वो रिपोर्ट भी लीक कर दी है। हम देख चुके हैं माजी में पहले भी ड्रॉप साइट की जानिब से एक बार प्रोपेगेंडा किया जा चुका है, क्या मकासद है उसके पाकिस्तान मुखालिफ? देखें, ड्रॉप साइट ने इससे पहले खबर दी कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की रिहाई का हुक्म दिया फील्ड मार्शल को, और उन्होंने कहा कि चंद माह में इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। आप मुझे बताएं, ड्रॉप साइट की खबर सही साबित हुई? नहीं साबित हुई। वो जो ब्रायन था उसको ले के वो जो एपमा का इजलास था उसमें भी फिर आया, तकरीरें कराई और कहा कि बड़ी क्रेडिबल आ गई है, क्योंकि उस वक्त पीटीआई की साख गिर रही थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात के बाद पीटीआई यूएसए तो टगे टोकरी हो गई थी, और उस टगे टोकरी पीटीआई यूएसए को के अंदर जान डालने के लिए वो एक ड्रॉप साइट की झूठी खबर का सहारा लिया गया। अब भी मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग गिर रही है, पीटीआई की जो है फॉरेन लॉबिंग जो है वो भी नाकाम हो रही है। उस सारी गिरती हुई साख को सहारा देने के लिए ड्रॉप साइट एक इन्होंने साइट पकड़े, वहाँ ऐसी खबरें चलवाई जाती हैं। ना उनकी पहली खबर सच थी ना दूसरी खबर सच है, ऐसा नहीं हो सकता। वो इलेक्शन यूरोपियन यूनियन ने रेक्टिफाई कर दिए कि वो फेयर इलेक्शन है, वो इलेक्शन सब जगह काबिल कबूल थे। उन इलेक्शंस के नताइज पीटीआई ने कबूल किए तो केपी की हुकूमत बनाई। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये प्रोपेगेंडे के तौर पे तो आप इन खबरों को देखा करें, लेकिन जैसे ये था ना कि फील्ड मार्शल ने कि ट्रंप से मुलाकात में ट्रंप ने कहा इमरान खान को रिहा कर दो, वो झूठ थी, तो ये भी झूठ है। मुज़म्मिल साहब, अब्सार आलम ने शाहिद खाकान अब्बासी के साथ गुफ्तगू में कहा कि आप वज़ीर आज़म थे बतौर चेयरमैन पैमरा, मैंने आपको बताया कि फैज़ जो हैं वो काम नहीं करने दे रहे। फिर शाहिद खाकान की जानिब से कहा गया कि अब्बासी साहब आपने जनरल फैज़ का नहीं केसेस का जिक्र किया था। तो इस पर अब्सार आलम ने कहा कि आप मीटिंग का रिकॉर्ड निकलवा लें तो सब वाज़ेह हो जाएगा कि क्या मैंने कहा था क्या नहीं कहा था। फैज़ साहब के ख़िलाफ़ तो इस तरह के बहुत से इल्ज़ामात हैं, पाकिस्तानी अवाम देखना चाहती है कि उनके साथ क्या होगा, उनको क्या सज़ा दी जाएगी। तो सर, वो जो केस है उनके खिलाफ और जो कोर्ट मार्शल है वो कहाँ तक पहुँचा है, कब उनको सज़ा दी जाएगी? मेरे ख्याल में फील्ड कोर्ट मार्शल तो मुकम्मल हो चुका है, सज़ा का ऐलान बाकी है और किसी मुनासिब मौके का इंतज़ार किया जा रहा है। अब जहाँ तक अब्सार आलम और शाहिद खाकान अब्बासी में से सच्चा कौन है, ये अपनी जगह एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर पूरी मुस्लिम लीग नून को ये गिला है कि उनको वज़ीर आज़म बनाया गया और वो फैज़ और बाजवे के हाथों में खेलते रहे।
और ये बात भी दुरुस्त है कि शाहिद खकान अब्बासी बाद में दोबारा वज़ीर आज़म बनने के भी उम्मीदवार थे और उन्होंने दोबारा वज़ीर आज़म बनने के लिए भी फैज़ और बाजवे के साथ लॉबिंग की और वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास आए कि मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मैं काबिल कबूल हूँ। तो फैज़ और बाजवा के साथ तो शाहिद खकान अब्बासी जो हैं उनकी लॉबिंग या उनके हाथों में वो खेलते रहे हैं। बाद में उन्होंने उनको गिरफ़्तार भी करा दिया। वो गिरफ़्तार तो उनको इमरान खान ने इसलिए कराया कि शाहिद खकान अब्बासी रोज़ टीवी इंटरव्यू देते थे कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो रोज़ इंटरव्यू देते थे तो फिर हमने गिरफ़्तार करा दिया। ये शाहिद खकान अब्बासी साहब को फ़र्क पता लग जाना चाहिए मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का कि उन्होंने इस किस्म की बातें पीटीआई के दौर में की थी तो गिरफ़्तार हो गए थे और मुस्लिम लीग नून उनकी बातें बर्दाश्त करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अबसार आलम साहब ने जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ हमेशा स्टांस लिया है। अबसार आलम ने जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ स्टांस कोई पुराना नहीं है। उनको इसीलिए गोलियाँ भी मारी गई थीं, उनको इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से हटवाया भी गया था, उनको इसीलिए मंदिर से गायब भी कराया गया था, ऑफेयर भी किया गया था। जनरल फैज़ ने अबसार आलम के साथ बहुत जुल्म किए हुए हैं, ये बात रिकॉर्ड पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सर अब कब तक फैसला सुनाया जा सकता है? कोई टाइम फ्रेम है आपके नज़र में? देखिए, ये फैसला फ़ौज जितनी ताख़ीर कर रही है उतनी फ़ौज की क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है। जितनी फैज़ के फील्ड कोर्ट मार्शल के फैसले में ताख़ीर की जा रही है उतनी लोग फ़ौज के निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठा रहे हैं कि इतनी ताख़ीर क्यों है। लोग कह रहे हैं कि फ़ौज का तो मौक़िफ़ ये है कि हमारा निज़ाम इंसाफ बहुत तेज़ है और बहुत शफ़ाफ़ है। लेकिन अगर फ़ौज का निज़ाम इंसाफ ये है कि आप एक-एक साल तक मुकदमा कोर्ट मार्शल चलाई रखते हैं, तो लोगों का ये ख़्याल है कि फैज़ के फील्ड कोर्ट मार्शल पर फ़ौज जो है वो किसी मुफ़ाहमत का शिकार तो नहीं हो रही या कोई कॉम्प्रोमाइज़ेज़ तो नहीं हो रहे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस फ़ैसले में ताख़ीर आसिम मुनीर की साख को भी नुकसान पहुँचा रही है और फ़ौज की साख को भी नुकसान पहुँचा रही है। क्या कोई वजूहात सामने आई इस ताख़ीर की? नहीं, कोई वजूहात सामने नहीं है। पहले तो ये कहा गया कि 200 गवाह थे, वो रिकॉर्ड होने में टाइम लग गया, फिर जिरा हुई, अब तो कह रहे हैं दलाइल भी हो गए हैं। मेरे ख्याल में फ़ैसला अनाउंस हो जाना चाहिए। मुज़म्मिल साहब, ये रऊफ़ क्लासरा और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल जो आमने सामने हो गए हैं, क्या वजूहात है? असल मामला क्या है? कुछ भी नहीं, रऊफ़ क्लासरा साहब इस्लामाबाद की अबतर सूरत हाल पर बात कर रहे हैं और एहसन इकबाल साहब अपनी तौजीह पेश कर रहे हैं। हमें इसको कंस्ट्रक्टिव आर्गूमेंट के तौर पे लेना चाहिए, मुस्बत, कि रऊफ़ क्लासरा साहब ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है और हुकूमत को इस्लामाबाद में पार्किंग और दीगर मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। एहसन इकबाल साहब अपनी गवर्नमेंट की कारकर्दगी बता रहे हैं और उस हवाले से मसाइल बता रहे हैं। ये जो मुबाहिसे हैं या इस किस्म के जो आर्गूमेंट्स हैं, ये हेल्दी आर्गूमेंट्स हैं। मैं इनको नेगेटिव आर्गूमेंट्स नहीं लेता। ये माशरे में सहाफ़ी को सवाल करने का हक़ है, हुकूमत को जवाब देना चाहिए। एक सहाफ़ी सवाल कर रहा है, हुकूमत जवाब दे रही है, हमें इसे मुस्बत मुकालमे के तौर पे लेना चाहिए। तो सर उनकी जानिब से ये जो कहा गया कि नारोवाल की सूरत हाल आप देख रहे हैं, वहाँ पर तो लोगों को मेरे पर एतमाद है, 15-700 लोगों को मेरे पर एतमाद है, जो उनकी जानिब से सर स्टेटमेंट्स दी गई हैं, क्या वफाकी वज़ीर के तौर पर वो जस्टिफिकेबल है? हाँ जी, नारोवाल के लोगों को एतमाद है तो एहसन इकबाल पार्लियामेंट में पहुँचते हैं। नारोवाल और उन्होंने बुरे से बुरे टाइम में भी नारोवाल की सीट तो जीत कर दिखाई है ना। उन्होंने नारोवाल की सीट तो 18 के झकड़ में भी जीत के दिखाई है, 2002 में भी जीत के दिखाई है, 2008 में भी जीत के दिखाई है। तो एहसन इकबाल ने अपनी नारोवाल के लोगों के लिए जो काम किया है, उन्होंने तो कैद भी नारोवाल के लोगों के लिए काटी है। मेरे ख्याल में नारोवाल की सीट पर तो एहसन इकबाल की परफॉर्मेंस आउट क्लास है। पीटीआई जब भी वहाँ कोई उम्मीदवार लाई है वो नाकाम हुआ है। चाहे पीपल्स पार्टी उम्मीदवार लाई है, चाहे पीटीआई उम्मीदवार लाई है, वो नाकाम हुई है। एहसन इकबाल ने अपनी नारोवाल की हद तक तो अपनी हेजमनी हमेशा प्रूव की है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।